मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। परशुराम शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास 10 जनवरी की रात, भाग 4। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगले दिन रमेश को पता चला कि पर्याप्त सबूतों के अभाव के कारण बटाला को जमानत हो गई। विजय उसकी रिमांड नहीं ले सका। उसके आधे घंटे के बाद माया 10 का फोन आया। देखा हमारा कमाल, वह अगली तारीख तक बरी भी हो जाएगा। तुम जैसे वकीलों की औकात क्या है? तुमसे ऊपर जज होता है साले। अब हम उस दरोगा की वर्दी उतरवाएंगे। तू उसकी वर्दी बचाने के लिए पैरवी करना, जरूर करना, और तब तुझे पता चलेगा कि मुकदमा तू भी हार सकता है, क्योंकि तू उसकी वर्दी नहीं बचा पाएगा। जेएन से टक्कर लेने का अंजाम तो मालूम होना ही चाहिए। रमेश कुछ नहीं बोला। फोन कट गया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रमेश बरसती घटाओं को देख रहा था। बिजली चमकती, बादल गरजते, वह बेमौसम की बरसात थी। वह खिड़की पर खड़ा सोच रहा था कि क्या सीमा कभी उसकी जिंदगी में नहीं लौटेगी। उसकी दुनिया में यह अचानक कैसी आग लग गई। वह शराब पीता रहा। जनार्दन नागारेड्डी इस तबाही का एकमात्र जिम्मेदार था। ऐसे लोगों के सामने कानून बेबस खड़ा होता है। कानून की किताब रद्दी की कागज बन जाती है। पुलिस ऐसे लोगों की रक्षक बनकर खड़ी हो जाती है। तो फिर कानून किसके लिए है? किसके लिए वकील लड़ता है? यहाँ तो जज भी बिकते हैं। ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती। क्यों 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 है यह विधान? आज मेरे साथ हुआ, कल विजय के साथ होगा। हो सकता है कि वैशाली के साथ भी वैसा ही हादसा हो। आने वाले कल में वह विजय की पत्नी है। मेरे और विजय के करीब रहने वाले हर शख्स को खतरा है। उसे लगा जैसे दूर खड़ी सीमा उसे बुला रही है, लेकिन वह जान ही पा रहा है। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं और वह बेड़ियां एक ही सूरत सी कर सकती हैं 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। 25 लाख मिल सकता है। शर्त सिर्फ एक है कि जनार्दन नागारेड्डी का कत्ल। कानून की आन भी यही कहती है कि ऐसे अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या फर्क पड़ता है उसे फांसी पर जल्लाद लटकाए या वह खुद? कानून की आन रखने के लिए अगर वह जल्लाद बन भी जाता है तो हर्ज क्या है? क्या पुलिस बदमाशों को मुठभेड़ में नहीं मार गिराती? मैं यह कत्ल करूंगा। जनार्दन नागारेड्डी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुबह रमेश डस्टबिन से विजिटिंग कार्ड के टुकड़े तलाश कर रहा था। संयोग से डस्टबिन साफ नहीं हुआ था और कार्ड के टुकड़े मिल गए। रमेश उन टुकड़ों को जोड़कर फोन नंबर उतारने लगा। शंकर का फोन नंबर अब उसके सामने था। उसने फोन पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। शंकर 10 लाख लेकर आ गया। उसने ब्रीफ केस रमेश की तरफ खिसका दिया। गिन लीजिए, 10 लाख हैं। मुझे यकीन है कि 10 लाख ही होंगे, रमेश ने कहा और ब्रीफ केस उठाकर एक तरफ रख दिया। साथ में मेरी ओर से बधाई। बधाई किस बात की? कत्ल करने और उसके जुर्म में बरी होने के लिए आप जैसे काबिल आदमी की इस देश में जरूरत ही क्या है? मैं आपको अमेरिका में इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। वे मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं कहाँ रहूंगा। अभी हम केस पर ही बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, तुम यह कत्ल क्यों करवाना चाहती हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? क्या तुम उसके कोई नाते रिश्तेदार हो? नागारेड्डी तो हजारों हो सकते हैं। फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तब आप मुझसे इस सवाल का जवाब भी पा लेंगे। तुमने यह भी कहा था कि कोई पेशेवर कातिल इस काम को करेगा तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ, ये सही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस कत्ल को कोई पेशेवर ना करे। आपको ये बात अच्छी तरह जाननी होगी कि कत्ल आपके हाथों ही होना है और बरी भी आपको होना है। यही दो बातें इस सौदे में हैं। ठीक है, काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ 100% हो जाएगा। एक बार फिर आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं अखबार, रेडियो और टीवी पर यह खबर सुनने के लिए बेताब रहूंगा। जैसे ही यह खबर मुझे मिलेगी मैं बाकी रकम लेकर आपके पास चला आऊंगा। दोनों ने हाथ मिलाया और शंकर लौट गया। जब
रमेश ने एक नई विचारधारा के तहत सोचना शुरू कर दिया। मुझे ये रकम बहुत जल्द खत्म कर देनी चाहिए। रमेश ने घूंसा मेज पर मारते हुए कहा, यह मुकदमा सचमुच ऐतिहासिक होगा। कुछ देर बाद रमेश कोर्ट पहुंचा। उसने अपनी मोटरसाइकिल सर्विस के लिए दे दी और चैम्बर में पहुंचते ही उसने आवश्यक कागजात देखे और कुछ फाइलें देखी और फिर अपने केबिन में वैशाली को बुलाया। आज मैं तुम्हें एक विशेष दर्जा देना चाहता हूँ, रमेश ने कहा। क्या सर? आज के बाद यह जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं और जितनी भी पैरवी मैं कर रहा हूँ वह सब तुम करोगी। मगर पहले मेरी बात पूरी सुनो, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। आज के बाद मैं इस चैम्बर में नहीं आऊंगा। इसकी उत्तराधिकारी तुम हो। मैं पूरे पेपर साइन करके इसकी ओनरशिप तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक संगीन मुकदमे से दो चार होने जा रहा हूँ। एक ऐसा मुकदमा जो कभी किसी वकील ने नहीं लड़ा होगा। यह मुकदमा अदालत से बाहर लड़ा जाना है। हाँ, इसका अंत अदालत में ही होगा। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैंने जनार्दन नागारेड्डी का कत्ल कर देने का फैसला किया है। कातिल बनने के बाद मुझे इस चैम्बर में आने का हक नहीं रह जाएगा। मेरी वकालत की दुनिया का यह आखिरी मुकदमा होगा। आप क्या कह रहे हैं? वैशाली का दिल बैठने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मेरे फ्लैट पर भी कदम नहीं रखोगी। तुम्हें अपने जीवन में मेरी पहचान बनना है। यह बात विजय को भी समझा देना कि वह मुझसे दूर रहे। मैंने आज अपने घरेलू नौकर को भी हटा देना है। सर, मैं आपके लिए कुछ मंगाऊं? नहीं, अभी इतनी खुशकी नहीं आई कि पानी पीना पड़े। चैम्बर का चार्ज संभालो और लगन से अपने काम पर जुट जाओ। अगर तुम कभी सरकारी वकील भी बनो तब भी एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी निर्दोष को सजा ना होने पाए। यह तुम्हारा उसूल रहेगा। अपने पति को इतना प्यार देना जितना कभी किसी पत्नी ने ना दिया हो। जीवन में सिर्फ आदर्शों का महत्व होता है, पैसे का नहीं होता। विजय भी मेरी तरह का शख्स है, कभी उसे चोट ना पहुंचे। यह लो, ये वह फाइल है जिसमें तुम्हें इस चैम्बर की ओनरशिप दी जाती है। वैशाली की आंखें डबडबाईं। वह कुछ बोली नहीं। रमेश उसका कंधा थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कहा, कभी मेरे घर की तरफ मत आना। यह मत सोचना कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा फैसला भी ठीक ही है। रमेश बाहर निकल गया। रमेश ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएन के बारे में जानकारियां प्राप्त करने का काम। उसकी पिछली जिंदगी की जानकारी, उसकी दिनचर्या क्या है, कौन उसके करीब है, उसे क्या क्या शौक हैं। रमेश ने 3 दिन में ही काफी कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली। सबसे उल्लेखनीय जानकारी यह थी कि जनार्दन नागारेड्डी की माया नाम की एक रखेल थी, जिसके लिए उसने एक फ्लैट बांद्रा में खरीदा हुआ था। माया के पास वह बिना नागा हर शनिवार की रात गुजारता था। चाहे कहीं हो, उस जगह अवश्य पहुंच जाता था, वह भी गोपनीय तरीके से। उस समय उसके पास सरकारी गार्ड या पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं रहता था। उसके 2 प्राइवेट गार्ड रहते थे जो रात भर उस फ्लैट पर रहते थे। जेएन यहाँ वीआईपी गाड़ी से नहीं आता था, बल्कि साधारण गाड़ी से आता था। यह उसकी प्राइवेट लाइफ का एक हिस्सा था। सियासत से पहले जेएन एक माफिया था। उसने एक जेब कतरे से अपनी जिंदगी शुरू की थी। वह 2 बार सजा भी काट चुका था, किंतु अब सरकारी तौर पर जेएन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता था। इसके अतिरिक्त एक कोड का पता चला। फोन पर यह कोड बोलने से सीधा जेएन ही कॉल सुनता था। यह कोड बहुत ही खास आदमी प्रयोग करते थे। यह कोड माया भी प्रयोग करती थी। रमेश के पास काफी जानकारियां थी। एक जानकारी यह भी थी कि किसी अदालत के डर से जेएन की पार्टी के लोग ही उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अंदर ही अंदर मुहिम छेड़े हुए हैं। वे जानते हैं कि सावंत मर्डर केस कभी भी रंग पकड़ सकता है। अगर जेएन मुख्यमंत्री बना रहता है तो पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। हो सकता था कि 1-2 दिन में ही जेएन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े। जेएन को केंद्रीय मंत्री के रूप में लिया जाना तय हो चुका था, किंतु कुछ दिन उसे पार्टी ठंडे बस्ते में रखना चाहती थी।
31 दिसंबर की सुबह टीवी में यह खबर आ गई कि जेएन मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं। समाचार यह भी था कि शीघ्र ही जेएन को केंद्रीय मंत्री पद मिल जाएगा। टीवी पर जेएन का इंटरव्यू भी था। उसका यही कहना था कि पार्टी का जो कहना होगा वह उसे स्वीकार है। चाहे वह मंत्री भी ना रहे तब भी जनता की सेवा तो करता ही रहेगा। एक्स चीफ मिनिस्टर जेएन अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 31 दिसंबर की रात जश्न की रात होती है। नया साल शुरू होने वाला था। रमेश एक मंदिर में गया। उसने देवी माँ के चरण की रज ली और प्रार्थना की कि आने वाले साल में वह जिस काम से निकल रहा है उसे संभव बना दे। वह जेएन को कत्ल करने के लिए मन्नत मांग रहा था। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मुंबई की सड़कों पर निकल गया। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने उसने मोटरसाइकिल रोक दी। स्टोर में दाखिल हो गया। रेडीमेड गारमेंट्स के काउंटर पर पहुंचा। वह जो बाहर शोकेस में काला ओवरकोट टका है उसे देखकर मैं आपकी शॉप में चला आया हूँ। अभी मंगाते हैं, सेल्समैन ने कहा। शीघ्र ही काउंटर पर ओवरकोट आ गया। क्या प्राइस है? अभी आप पसंद कर लीजिए, प्राइस भी लग जाएगी। और क्या दें? पैंट, शर्ट, इससे मैच करती है काली पैंट। सेल्समैन ने कुछ काली पैंट सामने रख दी और पैंटों की तारीफ करने लगा। रमेश ने एक पैंट पसंद की। काली शर्ट? रमेश बोला। जी। सेल्समैन ने सिर हिलाया। अब काउंटर पर काली शर्टों का नंबर था। रमेश ने उसमें से एक पसंद की। एक काला स्कार्फ या मफलर होगा? रमेश बोला। मफलर भी आ गया। काले दस्ताने? जी जी। सेल्समैन ने दस्ताने भी ला दिए। काले जुराब, काला चश्मा, काले जूते। तुम आदमी समझदार हो। वैसे काले जूते मेरे पास हैं। रमेश ने अपने जूतों की तरफ इशारा किया। चश्मा इसी स्टोर के दूसरे काउंटर पर है। सेल्समैन बोला। यहीं मंगा दूं? चश्मे का सेल्समैन भी वहीं आ गया। उसने कुछ चश्मे सामने रखे। रमेश ने एक पसंद कर लिया। अब एक काला फेल्ट हैट। सेल्समैन ने सीटी बजाने के अंदाज में होठ गोल किए। मैं भी कितना अहमक हूँ, असली चीज तो भूल ही गया था। काला हैट। काला हैट भी आ गया। क्यों साहब, किसी फैंसी शो में जाना है क्या? सेल्समैन ने पूछा। जरा मैं ये सब पहनकर देख लूं, फिर बताऊंगा। सेल्समैन ने एक केबिन की तरफ इशारा किया। रमेश सारा सामान लेकर उसमें चला गया। अपन को लगता है कोई फिल्म का आदमी है। उसके वास्ते ड्रेस ले रहा होगा, नहीं तो मुंबई के अंदर कोट कौन पहनेगा। मेरे को लगता है फैंसी शो होगा। दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तभी रमेश सारी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आया। हेलो जेंटलमैन, रमेश बोला। ए बड़ा जमता है यार, एक सेल्समैन ने दूसरे से कहा। फिल्म का विलेन लगता है कि नहीं। अब एक रसीद बनाना, बिल पर हमारा नाम लिखो, रमेश सक्सेना। उसकी कोई जरूरत नहीं साहब, बिना नाम के बिल कट जाएगा। नहीं, नाम जरूर। ठीक है, आपकी मर्जी, लिख देंगे नाम भी। रमेश सक्सेना, रमेश ने याद दिलाया। बिल काटने के बाद रमेश ने पेमेंट दी और फिर बोला। हाँ, तो तुम पूछ रहे थे कि साहब किसी फैंसी शो में जाना है क्या? वही तो, सेल्समैन बोला। हम तो वैसे ही आइडिया मार रहे थे। मैं बताता हूँ। इन कपड़ों को पहनकर मुझे एक आदमी का खून करना है। खून? सेल्समैन चौंका। हाँ, खून। मैं समझ गया साहब, अपना दूसरा वाला सेल्समैन ठीक बोलता था। आप फिल्म का आदमी हैं साहब। वैसी एक्टिंग भी मैं भी अच्छी कर लेता हूँ, दिखाऊं? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कोई फिल्मी आदमी नहीं हूँ। मुझे सचमुच इस लिबास को पहनकर किसी का कत्ल करना है और मैंने बिल में अपना नाम पता इसलिए लिखवाया है क्योंकि बिल की डुप्लीकेट कॉपी तुम्हारे पास रहेगी। यह कपड़े पुलिस बरामद करेगी। इन पर खून लगा होगा। तहकीकात करते करते पुलिस यहाँ तक पहुंचेगी क्योंकि इन कपड़ों की खरीदारी का यह बिल उस वक्त ओवरकोट की जेब में होगा। सेल्समैन हैरत से रमेश को देख रहा था। फिर क्या होगा साहब? उसने हकलाए स्वर में पूछा। पुलिस यहाँ पहुंचेगी। बिल देखने के बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि यहाँ इन कपड़ों को मैं खरीदने आया था। तुम उन्हें बताओगे कि मैंने कपड़ों को पहनकर खून करने के लिए कहा था और इसलिए यह कपड़े खरीदे थे। ठीक है, फिर यह होगा कि पुलिस तुम्हें गवाह बनाएगी।
रमेश ने उसका कंधा थपथपाकर कहा। अदालत में तुम्हें पेश किया जाएगा। मैं वहां कटघरे में मुलजिम बनकर खड़ा होऊंगा। मुझे देखते ही तुम चीख चीख कर कहना, योर ऑनर, यही है वह शख्स जो 31 दिसंबर को हमारी दुकान पर आया और ये कपड़े जो सामने रखे हैं इसने खून करने के लिए खरीदे थे। मुझसे कहा था। कुछ रुककर रमेश बोला, क्या कहा था? सेल्समैन जैसे सोते से जागा। क्या कहा था? खूब खून करूंगा कपड़े पहनकर। शाबाश। रमेश ने भुगतान किया और सेल्समैन को इस शब्द छोड़कर बाहर निकल आया। साला क्या सस्पेंस वाली स्टोरी सुना गया। रमेश के जाने के बाद सेल्समैन को जैसे होश आया। फिल्म सुपरहिट होके रहेगा। जब मुझको सांप सूंघ गया तो पब्लिक का क्या होगा? क्या स्टोरी है यार। खून करने वाला गवाह भी पहले खुद तैयार करता फिर रहा है, पुलिस की पूरी मदद करता है। अपुन को पता था वह फिल्म का आदमी है। तेरे को काम मांगता था या चंदूलाल? मैं जरा डायलॉग ठीक से याद कर लूं। चंदू एक्शन में आया। देख सामने अदालत, कुर्सी पर बैठा जज, कैमरा इधर से टर्न हो रहा है, कोर्ट का पूरा सीन दिखाता है और फिर मुझ पर ठहरता है। बोल एक्शन। एक्शन, दूसरे सेल्समैन ने कहा। योर ऑनर, चंदू ने शॉट बनाया। यह शख्स जो कटघरे में खड़ा है इसका नाम है रमेश सक्सेना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कत्ल इसी ने किया है और यह कपड़े योर ऑनर। कट। दूसरे सेल्समैन ने सीन काट दिया। क्या हो रहा है ये सब? अचानक डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक राउंड पर आ गया। दोनों सेल्समैन सकपकाकर बगले झांकने लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सारी बात मालिक को बता दी। मालिक भी जोर से हंसने लगा। साला हमारा दुकान का पब्लिसिटी होएगा फ्री में। सेल्समैन भी मालिक के साथ हंसने लगे। 12 बजते ही पटाखे छूटने लगे। नया साल शुरू हो गया था। आतिशबाजी और पटाखों के साथ युवक युवतियों के झुंड सड़कों पर आ गए। रमेश ने जू बीच से मोटरसाइकिल स्टार्ट की। वह अब भी उसी गेटअप में था। एक टेलीफोन बूथ के सामने उसने मोटरसाइकिल रोकी, बूथ में घुस गया और जनार्दन नागारेड्डी का फोन नंबर डायल किया। फोन बजते ही उसने कोड बोला। कुछ क्षण बाद जेएन फोन पर था। हेलो, जेएन स्पीकिंग। हेलो, कौन बोल रहा है? नया साल मुबारक। तुमको भी मुबारक, जेएन ने उत्तर दिया। आवाज पहचानने में नहीं आ रही है। कौन हो भाई? तुम्हारा होने वाला कातिल। क्या बोला? तुम्हारा होने वाला कातिल। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर जेएन बोला, मजाक छोड़ो भाई, अभी बहुत से लोगों की बधाइयां आ रही हैं, उनका भी तो फोन सुनना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा एक्स चीफ मिनिस्टर। मैं यकीनी तौर पर तुम्हारा होने वाला कातिल बोल रहा हूँ। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी मौत की तारीख भी बता दूंगा। अभी मैंने तुम्हारा कत्ल करने के लिए पोशाक खरीदी है, बस यही इत्तला देनी थी। उसके बाद रमेश ने फोन काट दिया। उसके बाद वह तेजी से अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। नया साल शुरू हो गया था। रमेश अब अपने फ्लैट पर तनहा रहता था। वह अपने परिचितों में से किसी का फोन नहीं सुनता था। सुबह निकल जाता था और देर रात घर लौटता था। रमेश ने फिर वही लिबास पहना और मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर घूमने लगा। जहां वह रुकता लोग हैरत से देखते। रास्ते में उससे परिचित भी टकरा जाते थे। मुंबई में दिन तो गर्म होता ही है, उस पर कोई ओवरकोट पहन कर निकले तो अजूबा ही होगा। रमेश अजूबा ही बनता जा रहा था। 2 जनवरी को वह विक्टोरिया टर्मिनल पर घूम रहा था। घूमते घूमते वह फुटपाथ पर चाकू छुरी बेचने वाले की एक दुकान पर रुका। ले लो भाई, ले लो। रामपुरी से लेकर 56 छुरी तक सब माल मिलता है। चाकू छुरी बेचने वाला आवाज लगा रहा था। रमेश ने उसे आवाज दी। आओ साहब, बोलो क्या मांगता? किचन की छुरी या चाकू, छोटा बड़ा सब मिलेगा। रामपुरी बड़ा 13 इंच से ऊपर। समझा साहब। छुरी बेचने वाले ने पास कर एक लड़के को बुलाया। करीम भाई के जाना, बोलो राजा ने बढ़िया वाला रामपुरी मंगाया है, भाग के जाना। लड़का भाग कर गया और 5 मिनट से पहले आ गया। उसने एक थैला छुरी बेचने वाले को थमा दिया। बड़ा चाकू, असली रामपुरी, यह देखो, पसंद कर लो। रमेश ने एक रामपुरी पसंद किया। यह ठीक है, कितने का है? 75 का साहब। 75 ओनली, कम ज्यादा कुछ नहीं, एक दाम। ठीक है, एक बिल बनाओ।
उस पर हमारा नाम पता लिखो, रमेश सक्सेना। अरे साहब, हम फुटपाथ का धंधा करने वाला आदमी, आप उनके पास बिल कहाँ साहब? बिल तो बड़ी दुकान पर बनता है। देखो राजा, राजा है ना तुम्हारा नाम? बरोबर साहब। हम तुमको 100 रुपये देगा, चाहे सादा कागज पर डुप्लीकेट बनाओ कार्बन लगा के। कार्बन कॉपी तुम अपने पास रखना, उस पर लिखो राजा फुटपाथ वाले ने 75 में चाकू रमेश को आज की तारीख में बेचा, मैं 25 रुपये फालतू दूंगा। ये बात है साहब, तो हम बना देगा, मगर कोई लफड़ा तो नहीं होगा साहब? नहीं। अब राजा कागज और कार्बन ले आया। जो रमेश सक्सेना बोलता रहा वह लिखता रहा, फिर कार्बन कॉपी अपने पास रखकर बिल रमेश को दे दिया। एक बात समझ में नहीं आया साहब। 100 का नोट लेने के बाद राजा बोला, क्या कच्चा बिल लेने के लिए आपने 25 रुपया खर्च किया? ऐसा तो आप खुद भी बना सकता था। हाँ, मगर उस सूरत में गवाही देने कौन आता? गवाही? कैसी गवाही? देखो राजा, तुम्हारा ये रामपुरी बहुत खुशनसीब है, क्योंकि इससे एक वीआईपी का मर्डर होने वाला है। क्यों मजाक करता है साहब? मेरे को डराता है क्या? इधर गुंडे मवाली लोग भी चाकू खरीदते हैं, लेकिन इस तरह मर्डर की बात कोई नहीं बोलता। वे गुंडे मवाली होंगे जो कत्ल की वारदात करके छुपाते हैं, लेकिन मैं उस तरह का गुंडा नहीं हूँ। वैसे भी मुझे बस एक ही खून करना है, और वह खून इस रामपुरी से होगा। रमेश ने रामपुरी खोलते हुए कहा, इसलिए मैंने बिल लिखवाया है। रामपुरी बरामद करने के साथ पुलिस को यह बिल भी मिल जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि रामपुरी तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया। राजा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। अदालत में ये रामपुरी तुझे दिखाया जाएगा। उस वक्त मैं कटघरे में खड़ा रहूंगा। तुम कहोगे, हाँ योर ऑनर, मैं इसे जानता हूँ, यह मशहूर वकील रमेश सक्सेना है। आसपास कुछ लोग जमा हो गए थे। अरे, यह तो मशहूर वकील रमेश है। जमा होते लोगों में से कोई बोला। राजा के तो छक्के छूट रहे थे। मेरे को पसीना मत दिलाओ साहब, कभी किसी वकील ने किसी का कत्ल किया है क्या? यह तो फिल्म की स्टोरी है। नहीं, मैं तुम्हें अपने जुर्म का गवाह बनाने आया हूँ। दुकान छोड़कर भागेगा तब भी पुलिस तुझे तलाश कर लेगी। पर मैंने किया क्या है? तूने वह चाकू मुझे बेचा है जिससे मैं खून करूंगा, लेकिन तुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तू सिर्फ गवाह बनकर अदालत में आएगा। मुझे रामपुरी वापस दे दो माई बाप, 100 के 150 ले लो। राजा गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, इससे ही मुझे खून करना है, रमेश ने जोर से कहा। तुम सब लोग भी सुन लो, मैं एडवोकेट रमेश सक्सेना इस रामपुरी से कत्ल करने जा रहा हूँ। पागल हो गया है, रास्ता छोड़ो भाई, भीड़ में से कोई बोला। वो आजू बाजू हो जाओ, कहीं तुम में से किसी का खून ना कर दे। रमेश ने चाकू बंद करके जेब में रखा, मोटरसाइकिल पर किक लगा दी और फर्राटे के साथ आगे बढ़ गया। शाम ढल रही थी, फिर मुंबई रात की बाहों में झिलमिलाने लगी। रमेश घूमता रहा। फिर एक टेलीफोन बूथ से रमेश ने जेएन को फोन लगाया। कोड दोहराते ही उसका सीधे जेएन से संपर्क हो गया। हेलो, जेएन की आवाज आई। कौन बोल रहे हो? तुम्हारा होने वाला कातिल, रमेश ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। तू जो कोई भी है सामने आ, मर्द का बच्चा है तो सामने आकर दिखा, तब मैं तुझे बताऊंगा कि कत्ल कैसे होता है। फोन पर मुझे डराता है साले। आज मैंने तुम्हारा कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीद लिया है। अब तुम्हें जल्द ही तारीख भी पता लग जाएगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस दिन मारने वाला हूँ। तुम्हारी मौत के दिन बहुत करीब आते जा रहे हैं मिस्टर जनार्दन नागारेड्डी। ठहरो, शायद तुमने ये जानने का भी प्रबंध किया है कि फोन कहाँ से आता है। मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। मैं दादर स्टेशन के बाहर टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। अब करो अपनी पावर का इस्तेमाल और पकड़ लो मुझे। रमेश ने कहका लगाते हुए फोन काट दिया। फिर वह बड़े आराम से बूथ से बाहर निकला और घर चल पड़ा। उसने अपना काम कर दिया था। उसके बाद सारी रात वह सुकून से सोता रहा। उसकी सेवा के लिए फ्लैट में ना तो पत्नी थी ना नौकर। नौकर को निकालने का उसे रंज अवश्य था। वह एक वफादार नौकर था, पता नहीं उसे कोई रोजगार मिला भी होगा या नहीं। जाते जाते वह यही कह रहा था कि वह गांव चला जाएगा। रमेश ने एक शिकायती पत्र पुलिस कमिश्नर के नाम टाइप किया, जिसमें उसने जेएन को अपनी पत्नी के
दुर्व्यवहार के लिए आरोपित किया था और यह भी शिकायत की थी कि बांद्रा पुलिस ने उसकी शिकायत पर किस तरह अमल किया था। उसकी प्रतिलिपि उसने एक अखबार को भी प्रसारित कर दी थी। उसे मालूम था कि अखबार वाले यह समाचार तब तक नहीं छापेंगे जब तक जेएन का मुकदमा कायम नहीं हो जाता। जेएन भले ही चीफ मिनिस्टर ना रहा हो, लेकिन वह शक्तिशाली लीडर तो था और उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए जाने की चर्चा गर्म थी। परंतु एक बात रमेश अच्छी तरह जानता था कि जनार्दन नागारेड्डी की हत्या के बाद यह कहानी अवश्य प्रकाशित होगी। वह यह भी जानता था कि पुलिस कमिश्नर मुकदमा कायम नहीं होने देगा और मुकदमा रमेश कायम करना भी नहीं चाहता था। 3 जनवरी शनिवार का दिन था। रमेश उस दिन एक ऐसी दुकान पर रुका जहां बर्तनों पर नाम गोदे जाते थे या नक्काशी होती थी। जिस समय रमेश दुकान में प्रविष्ट हुआ, उसकी नजर वैशाली पर पड़ गई। वह ठिठका, परंतु वैशाली ने भी उसे देख लिया था। नमस्ते सर, आइए, वैशाली ने रमेश का वेलकम किया। वैशाली ने एक प्रेशर कुकर पर कुछ लिखवा रही थी। कुछ और बर्तन भी थे। हर किसी पर वीवी लिखवाती जा रही थी। यानी विजय, वैशाली, यही हुआ ना वीवी का मतलब? रमेश ने पूछा। जी, वैशाली शर्मा गई। मुबारक हो, शादी कब हो रही है? आपको पता चल ही जाएगा, अभी तो एंगेजमेंट हो रही है सर। आपने तो आना जाना ही बंद कर दिया, फोन भी नहीं सुनते। कुछ कहते कहते वैशाली रुक गई। उसे महसूस हुआ कि वह पब्लिक प्लेस पर खड़ी है। सॉरी सर, मैं तो शिकायत लेकर बैठ गई। आपका दुकान पर कैसे आना हुआ? कुछ काम था? हाँ। अरे पहले साहब का काम देखो, मेरा बाद में हो कर लेना, वैशाली ने नाम गोदने वाले से कहा। नाम गोदने वाला एक दिल बनाकर उसके बीच में वीवी लिख रहा था। वह बहुत खूबसूरत नक्काशी कर रहा था। हाँ साहब, उसने काम रोककर रमेश की तरफ देखा। रमेश ने जेब से रामपुरी निकाला और उसका फल खोल डाला। रामपुरी देखकर पहले तो नाम गोदने वाला सकपका गया। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश ने पूछा। कासिम खान साहब, वह बोला। इस पर लिखना है। रमेश के कुछ कहने से पहले ही वैशाली बोल पड़ी। रमेश सक्सेना, सर का नाम रमेश सक्सेना है। चलो मैं स्पेलिंग बताती हूँ। हाँ हाँ मेम साहब बताओ। उसने कागज पेन संभाल लिया। वैशाली उस नाम की स्पेलिंग बताने लगी। स्पेलिंग लिखने के बाद उसने वैशाली को दिखा दी। हाँ ठीक है, यही है। किधर लिखूं साहब? ठहरो, इस पर 2 नाम लिखे जाएंगे, दूसरा नाम भी लिखो। 2 नाम? कासिम चौंका। वैशाली भी हैरानी से परेशान सी रमेश को देखने लगी। पहले तो वह रामपुरी देखकर ही चौंक पड़ी थी। हाँ, दूसरा नाम जनार्दन नागारेड्डी, ब्रैकेट में JN लिखो। रमेश ने खुद कागज पर वह नाम लिख डाला। यह नाम सुनकर वैशाली की धड़कनें तेज हो गईं। आप ये क्या? वैशाली ने दबी जुबान में कुछ कहना चाहा, परंतु रमेश ने तुरंत उसे रोक दिया। प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। फिर रमेश कासिम से मुखातिब हुआ। यह जो दूसरा नाम है वह चाकू के ब्लेड पर लिखा जाएगा, चाकू की मूठ पर मेरा नाम। ठीक है, समझ में आया या नहीं? बरोबर आए साहब। पर अपन को यह तो बताइए साहब, इन 2 नामों में मिस्टर कौन है और मिसेस कौन? कासिम ने शरारतपूर्ण अंदाज में कहा। इसमें ना तो कोई मिस्टर है और ना मिसेस। इसमें एक नाम मकतूल का है और दूसरा कातिल का। जिसका नाम चाकू के फल पर लिखा जा रहा है वह मकतूल का नाम है, यानी कि मरने वाले का, और जिसका नाम मूठ पर है वह कातिल का नाम है, यानी मारने वाले का। जी, वह झोंक में बोला और फिर उछल पड़ा। जी, क्या कहा? मकतूल और कातिल? हाँ, इस चाकू से मैं JN का कत्ल करने वाला हूँ, अखबार में पढ़ लेना। कासिम खां हैरत से मुंह फाड़े रमेश को देखने लगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर रहा हूँ। अब जरा ये नाम फटाफट लिख दो। कासिम खान ने जल्दी दोनों नाम लिखे और फिर चाकू रमेश को थमा दिया। रमेश ने पेमेंट से पहले बिल बनाने के लिए कहा। बिल? चौंका कासिम। हाँ भाई, मैं कोई 2 नंबर का आदमी नहीं हूँ, सब कुछ अकाउंट में लिखा जाता है। बिल पर मेरा नाम लिखना ना भूलना। जलतू जलालतू आई बला को टालतू, मन ही मन बड़बड़ाते हुए कासिम ने बिल बनाकर उसे दे दिया और उस पर नाम भी लिख दिया। लीजिए। रमेश ने पेमेंट करना चाहा तो वैशाली बोली, मैं कर दूंगी। नहीं, यह खाता मेरा अपना है, रमेश ने पेमेंट देते हुए कहा।
हाँ तो कासिम खान, अब जरा खुदा को हाजिर नाजिर जानकर एक बात और सुन लीजिए। जी फरमाइए। आपको जल्दी ही कोर्ट में गवाही के लिए तलब किया जाएगा। कटघरे में मैं खड़ा हूँगा क्योंकि मैंने इस चाकू से जनार्दन नागारेड्डी का कत्ल किया होगा। उस वक्त आपको खुद को हाजिर नाजिर जानकर कहना है, हुजूर यही वह आदमी है जो मेरी दुकान पर इसी चाकू पर नाम गुदवाने आया था और इसने कहा था कि जनार्दन नागारेड्डी का कत्ल इस चाकू से करेगा। इस पर मैंने दोनों नाम लिखे थे हुजूर। इतना कहकर रमेश मुड़ा और फिर वैशाली की तरफ घूमा। किसी वजह से अगर मैं शादी में शरीक ना हो सका तो बुरा मत मानना। मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। अच्छा, गुड बाय। उसने हैट उठाकर हल्के से सिर झुकाया, फिर हैट सिर पर रखा और दुकान से बाहर निकल आया। एक बार फिर उसकी मोटरसाइकिल मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। रात के 11 बजे उसने टेलीफोन बूथ से फिर एक नंबर डायल किया। इस बार फोन पर दूसरी तरफ से किसी नारी का स्वर सुनाई दिया। हेलो, कौन मांगता? माया, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं माया बोलती। जेएन को फोन दो, बोलो कि किसी खास आदमी का फोन है। मगर आप हैं कौन? सुअर की बच्ची, मैं कहता हूँ जेएन को फोन दे, वह भारी मुसीबत में पड़ने वाला है। कौन बोलता? इस बार जेएन का भारी स्वर सुनाई दिया। उसके स्वर से ही पता चल जाता था कि वह नशे में है। रमेश ने उसकी आवाज पहचान कर हल्का सा कहका लगाया। नहीं पहचाना? वही तुम्हारा होने वाला कातिल। सुअर के बच्चे, तू यहाँ भी मर गया। मैं तुझे गोली मार दूंगा। तू है कौन? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी बोटी बोटी नोच कर कुत्तों को खिला दूंगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुमने पहले भी कईयों के साथ ऐसा ही सलूक किया होगा। सुन मेरे प्यारे मकतूल, मैं अब तुझे तेरी मौत की तारीख बताता हूँ। 10 जनवरी की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं तुझे 10 जनवरी की रात सरेआम कत्ल कर दूंगा। सरेआम? मैं समझा नहीं। कुल 7 दिन बाकी रह गए तेरी जिंदगी के। ऐश कर ले, यह घड़ी फिर नहीं आएगी। इतना कहकर रमेश ने फोन काट दिया। सुबह सुबह विजय उसके फ्लैट पर आ धमका। कहिए कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ दिन से तो आपको भी फुर्सत नहीं मिल रही थी और कुछ हम भी व्यस्त थे, इसलिए चंद दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और आजकल टेलीफोन डिपार्टमेंट भी कुछ नकारा हो गया लगता है, आपका फोन मिलता ही नहीं। शायद आपको पता ही होगा कि मैं फिलहाल ना तो किसी से मिलने के मूड में हूँ और ना किसी की कॉल सुनना चाहता हूँ। कब तक? विजय ने कहा। 11 जनवरी के बाद सब रूटीन में आ जाएगा। और यानी 10 जनवरी को तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या भाभी लौट रही हैं? नहीं, अपनी शादी की यह सालगिरह मैं कुछ दूसरे अंदाज में मनाने जा रहा हूँ। वह किस तरह? जरा हम भी तो सुने। इंस्पेक्टर विजय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जेएन का कत्ल करने जा रहा हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वैशाली ने तुम्हें ना बताया हो। हाँ, उसने डेट नहीं बताई होगी। मैं जेएन का कत्ल 10 जनवरी की रात करूंगा, ठीक उस वक्त जब मैंने सुहागरात मनाई थी। ओह, तो शहर में जो चर्चाएं हो रही हैं कि एक वकील पागल हो गया है, वह कहाँ तक ठीक है? पागल मैं नहीं, पागल तो जेएन होगा। 10 तारीख की रात तक वह जहां भी रहेगा, मैं भी वहीं उसे फोन करता रहूंगा और वह यह सोचकर पागल हो जाएगा कि दुनिया के किसी भी कोने में वह सुरक्षित नहीं है। फिर 10 जनवरी की रात मैं उसे जहां ले जाना चाहूंगा वह वहीं पहुंचेगा और मैं उसका कत्ल कर दूंगा। मेरा यह काम खत्म होने के बाद पुलिस का काम शुरू होना है। इसलिए कहता हूँ दोस्त कि 11 जनवरी को यहाँ आना और यहाँ सब ठीक मिलेगा। जहां तक पुलिस की तरफ से आने का प्रश्न है, मैं पहले भी आ सकता हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि जेएन ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसने कमिश्नर से सीधा संपर्क किया है और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मुझे 2 काम सौंपे गए हैं। एक तो मुझे होने वाले कातिल से जेएन की हिफाजत करनी है, दूसरे उस होने वाले कातिल का पता लगाकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना है। वंडरफुल, यह तो तुम्हारी बहुत बड़ी तरक्की हुई। सावंत के हत्यारे को पकड़ तो ना सके, उल्टे उसकी हिफाजत करने चले हो। यह कानूनी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं जेएन के खिलाफ सबूत नहीं जुटा रहा हूँ और मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है, लेकिन यह मेरी सिर्फ डिपार्टमेंटल ड्यूटी है।
किसी कातिल को इस तरह कत्ल करने की छूट पुलिस नहीं देती, चाहे वह डाकू ही क्यों ना हो। जेएन पर वैसे भी कोई जिंदा या मुर्दा का इनाम नहीं है और ना ही वह वांटेड है। अभी वह वीआईपी भी है। ठीक है, तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ। अगर तुम्हारा इरादा मुझे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का है तो शायद तुम यह भूल रहे हो कि मैं कानून का ज्ञाता भी हूँ। किसी को धमकी देने के जुर्म में तुम मुझे कितनी देर अंदर रख सकोगे यह तुम खुद जान सकते हो। रमेश, प्लीज मेरी बात सुनो। विजय का अंदाज बदल गया। मैं जानता हूं कि तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो खुद कानून के रक्षक हो, आदर्श वकील हो। फिर ये सब पागलपन वाली हरकतें कहाँ तक अच्छी लगती हैं। देखो, मैं यकीन से कहता हूँ कि जेन का एक दिन पकड़ा जाएगा और उसे कानून सजा देगा। मर गया तुम्हारा यह कानून जो उसे सजा दे सकता है। अरे तुम उसके चमचे बटाला को सजा करके दिखा दो तो जानो। विजय, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जीएन के मामले में एक बात ध्यान से सुनो विजय। कानून और कानून की किताबें भूल जाओ, अपनी यह वर्दी भी भूल जाओ। अब जेएन का मुकदमा मेरी अदालत में है। इस अदालत की ज्यूरी भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ और जल्लाद भी मैं हूँ। अब तुम जा सकते हो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। विजय सिर झटककर बाहर निकल गया। जनार्दन नागरेड्डी के सामने बटाला खड़ा था। चप्पे चप्पे पर अपने आदमी फैला दो। दूर के स्टेशनों के बूथ और दूसरे बूथों के आसपास रात के वक्त तुम्हारे आदमी होने चाहिए। जैसे भी हो इस आदमी का पता लगाओ कि यह है कौन। इसे हमारे कोर्ट्स का पता कैसे लग गया? यह मेरे गुप्त ठिकानों के बारे में कैसे जानता है? वैसे तो इस काम में पुलिस भी जुट गई है, लेकिन तुम्हें अपने ढंग से पता लगाना है। यस सर, आप समझ लें 2 दिन में हम उसका पता लगा लेगा और साले को खलास कर देगा। जाओ, काम पर लग जाओ। बटाला सलाम मारकर चला गया। जेएन आज इसलिए फिक्रमंद था क्योंकि विगत रात माया के फ्लैट पर उसे अज्ञात आदमी का फोन आया था। यह बात उसे कैसे पता थी कि उस वक्त जेएन माया रानी के फ्लैट पर होगा? उसने पुलिस कमिश्नर को फोन मिलाया। थोड़ी देर तक इधर उधर बात करता रहा। पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही थी। वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी उसकी सेफ्टी के लिए थे। 4 स्पेशल ब्लैक कैट कमांडो आपके साथ हर समय रहेंगे, कमिश्नर ने कहा। वैसे लगता तो यही है कि कोई सिर्फ आदमी आपको बेकार में तंग कर रहा है। फिर भी हम पूरे मामले पर नजर रखे हैं। थैंक यू कमिश्नर। जनार्दन नागरेड्डी ने फोन के बाद अपने पीए को बुलाया। यस सर, मायादास हाजिर हो गया। क्या हुक्म है? मायादास जी, आप मेरे सबसे नजदीकी आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल सब कुछ वक्त मुंबई से बाहर गुजार लिया जाए। कौन सी जगह बेहतर रहेगी? मेरे ख्याल से आप दूर ना जाएं तो बेहतर है। हम आपको अपनी सुरक्षा टीम के दायरे से बाहर नहीं भेजना चाहते। क्या सचमुच मुझे कोई खतरा हो सकता है? पुलिस कमिश्नर तो कह रहा था कि यह किसी सिरफिरे का काम है। बस दिमाग में कुछ टेंशन सी रहती है, इसलिए जाना चाहता हूँ। सुनो, आप खंडाला चले जाइए। वहाँ आपकी एक विला भी है। हमारे लोग वहाँ आपकी हिफाजत भी करते रहेंगे। बात ये भी तो है कि कभी भी आपको दिल्ली से बुलाया जा सकता है, इसलिए मुंबई से ज्यादा दूर रहना वैसे भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं, मैं खंडाला चला जाता हूँ। किसी को मत बताना। कोई खास बात हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, मैं वहां बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। समझ गए ना? बेशक। जनार्दन नागरेड्डी उसी दिन खंडाला के लिए रवाना हो गया। शाम तक वह विला में पहुंच गया। उसके पहुंचने से पहले वहां 2 स्टेन गनधारी कमांडो चौकसी पर लग गए थे। उन्होंने जेएन को सैल्यूट किया। जेएन विला में चला गया। रात को 9 बजे मायादास का फोन आया। उसने कुशल पूछी और थोड़ी देर तक औपचारिक बातों के बाद फोन बंद कर दिया। जेएन बियर पीता रहा, फिर कुछ पत्रिकाएं पलटता रहा। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। अभी वह बिस्तर पर पूरी तरह लेट भी नहीं पाया था कि चीख कर उठ बैठा। वह फोन को घूरने लगा। क्या मायादास का फोन नहीं हो सकता? किंतु मायादास तो फोन कर चुका है। वह दोबारा तो तभी फोन करेगा जब कोई खास बात हो। रात के 11 और 12 के बीच तो उसी कातिल का फोन आता है। तो क्या उसी का फोन है? घंटी बजती रही।
आखिर जेएन को फोन का रिसीवर उठाना पड़ा, किंतु कुछ बोला नहीं। वह तब तक बोलना नहीं चाहता था जब तक मायादास की आवाज ना सुन ले, किंतु दूसरी तरफ से बोलने वाला मायादास नहीं था। मैं तेरे होने वाला कातिल बोल रहा हूँ बे। क्यों, अब बोलती भी बंद हो गई? अभी तो 6 दिन बाकी हैं। यहाँ खंडाला क्या करने आया है तू? वैसे तेरा कत्ल करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो भी नहीं सकती। जेएन ने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया और रिसीवर क्रेडल पर रखकर फोन काट दिया। इतनी सी देर में उसके माथे पर पसीना भर भर आया था। पहली बार जेएन को खतरे का एहसास हुआ। उसे लगा यह कोई सिरफिरा नहीं है, या तो कोई शख्स उसे भयभीत कर रहा है या फिर सचमुच कोई हत्यारा उसके पीछे लग गया है। लेकिन कोई हत्यारा इस तरह चैलेंज करके कत्ल नहीं करता। अगली सुबह जनार्दन नागारेड्डी ने खंडाला की विलय छोड़ दी और वापस अपनी कोठी पर आ गया। जनार्दन ने अंधेरे में एक नया बंगला बनाया था। वह सरकारी आवास की बजाय इस बंगले में आ गया। मायादास को भी उसने वहीं बुला लिया। शाम को इंस्पेक्टर विजय उससे मिलने आया। उसके साथ 4 ब्लैक कैट कमांडो भी थे। कमिश्नर साहब ने आपकी हिफाजत के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, विजय ने कहा। ये 4 शानदार कमांडो हर समय आपके साथ रहेंगे। हमारी कोशिश यह भी है कि हम उस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाएं। इसके लिए हमने टेलीफोन एक्सचेंज से मदद ली है। जिन जिन फोन नंबरों पर आप उपलब्ध रहते हैं वे हम सब ने नोट कर रखे हैं। वैसे तो वह शख्स कोई सिरफिरा है। नहीं, वह सिरफिरा नहीं है इंस्पेक्टर। वह मेरे इर्द गिर्द जाल कसता जा रहा है। तुम फौरन उसका पता लगाओ। मैं तुम्हें अपने फोन नंबर नोट करवा देता हूँ और अगर मैं कहीं बाहर गया तो वह नंबर भी तुम्हें नोट करवा दूंगा। इस पहली मुलाकात में ना तो मायादास ने विजय का नाम पूछा और ना जेएन ने। संयोग से दोनों ने इंस्पेक्टर विजय का नाम तो सुना था, परंतु आमना सामना कभी नहीं हुआ था। उस रात रमेश ने एक सिनेमा हॉल के बाहर बूथ से जेएन को फोन किया। उस वक्त नाइट शो का इंटरवल चल रहा था। पास ही पान सिगरेट की एक दुकान थी। अरे साहब, फिल्म वाला साहब आप। पान की दुकान पर डिपार्टमेंटल स्टोर का सेल्समैन खड़ा था। क्या नाम बताया था? ध्यान से उतर गया। रमेश सक्सेना। तभी एक और ग्राहक ने पलट कर कहा, एडवोकेट रमेश सक्सेना। यह दूसरा शख्स राजा था। राजा ने अगला सवाल दागा, वह कत्ल हुआ कि नहीं? अभी नहीं, 10 जनवरी की रात होना है। मेरे को अदालत वाला डायलॉग अभी तक याद है, बोल के दिखाऊं? चंदू ने कहा। पर यह तो बताइए जनाब कि आखिर आप किसका खून करना चाहते हैं? आसपास कुछ लोग जमा हो गए। जब तुम लोग जानना ही चाहते हो तो मैं बताता हूँ। रमेश की बात किसी ने बीच में काट दी। पीछे से जो शख्सियत सामने आई वह कासिम खान था। संयोग से तीनों ही फिल्म देखने आए थे। यह जनाब जिस शख्स का कत्ल करने आए हैं उनका नाम है जनार्दन नागारेड्डी। जनार्दन नागारेड्डी? चंदू उछल पड़ा। क्या बोलता है बे? वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं? अरे अपना लीडर जेएन। कासिम ठीक कह रहा है, बात उसी जेएन की है और यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। एक दिन तुम अखबार में उसके कत्ल की खबर पढ़ोगे। 11 जनवरी को छप जाएगी। रमेश इतना कहकर आगे बढ़ गया। भीड़ में से एक व्यक्ति तीर की तरह निकला और टेलीफोन बूथ में घुस गया। वह बटाला को फोन मिला रहा था। हेलो। फोन मिलते ही उसने कहा, उस आदमी का पता चल गया है जो जेएन साहब को फोन पर धमकी देता है। कौन है? बटाला ने पूछा। उसका नाम रमेश सक्सेना है, एडवोकेट रमेश सक्सेना। ओ तो यह बात है, रस्सी जल गई मगर बल अभी बाकी है। दूसरी तरफ से बिना किसी निर्देश के फोन कट गया। उसी वक्त बटाला का फोन जेएन को भी पहुंच गया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।